हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम को हम लोग देख रहे थे कि आखिर में स्वतंत्रता होती क्या है और क्या इसके मायने हैं और किस तरह से हम लोग आपका इसको देखते हैं। इसके परिचय को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिक जो को पढ़ा है, इसका परिचय क्या है, स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, नेल्सन मंडेला ने कैसे उसको शीर्षक में कहा था, क्या था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा के रूप में उन्होंने एक बुक लिखी थी और साउथ अफ्रीका से थे, रंगभेद की नस्ल भीति के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था, क्लियर है। और गोरों और कालों के बीच जो आपका दावन पॉलिसी थी उसके बीच से वो फेमस हुए थे, ठीक है। और उसमें उन्होंने गोरों और कालों के बीच के भेदभाव को देखा, ठीक। और इन सारे चीज को हमने पढ़ा और फिर हमने देखा आखिर में फ्रीडम है क्या, क्या केवल बोलना ही स्वतंत्रता है या आदमी के वैवाहिक विचार, बहुत सारी चीजों स्वतंत्रता के पहलुओं से जो हमने जोड़कर पढ़ा और देखा और समझा है और उसी को जानने का प्रयास किया कि आखिर में है क्या, बाहरी प्रतिबंधताएं क्या है, स्वतंत्रता राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इन सभी को हम लोग आप देखते हैं और इनकी हम लोग ठीक क्लियर है। उन सिद्धांतों को, उन विवादों को, उन सब चीजों को हम देखते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़े और एक एक चीज के करके हमने सब कुछ इसमें देख लिया। हमें वहां प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रतिबंध हम क्यों लगाते हैं, क्या हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है और लगा रहे हैं तो क्या उसके रूप है, क्या महत्वाकांक्षी टकराव होता है, खुली प्रतिस्पर्धाएं किस प्रकार पनपती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में किस प्रकार स्वतंत्रता थी, क्या उनका क्रांतिकारी विचार था। इन सारे विचारों को, इन चीजों को हमने देखने का और आपको जानने का प्रयास किया, ठीक है। हमने जो आपका लिबरलिज्म है, उदारता, उसको पढ़ा, संबंध और आपका परिसंबंधों के बीच की अनुभूति को, अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता है क्या, किस प्रकार है, चिंतन मंथन के आधार पर हमने क्या क्या विवाद उसमें रहे। फिर हम सकारात्मक और आपका नकारात्मक स्वतंत्रता के पहलुओं को पढ़ रहे थे और इतना हम देख चुके थे और हम इससे आगे बढ़ना है। तो इसका जो आपका पैराग्राफ है हम लोग वहां से आपको शुरू करेंगे। तो फिलहाल जितना पढ़ा है यहाँ तक, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की हो, एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत के समकारी विचारों की स्थितियों को लाभ ही मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीब अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक संसाधन होने चाहिए। उसके पास निर्णय आपके निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिससे वे बनने वाले कानून और उनकी इच्छाओं की झलक हो। कैसा हो, उनकी कानून और उनकी इच्छाओं की बनने की जो झलक हो वो उसके पास हो। ध्यान दिया गया है सबसे पहले आप बुद्धि विवेक के विकास के, शिक्षा और अच्छे जीवन जीने के लिए जरूरी अवसरों के और व्यक्तियों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करें। कैसे वो पहुंच सकते हैं, क्या उनकी सुनिश्चितता है, ये उनको आपका निर्भर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़े। अब बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में। माना है कि व्यक्ति केवल समाज ही स्वतंत्र हो सकता है और बाहर नहीं, इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप उल्लंघनीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थिति से नहीं, नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप छोटे की अधिक अपेक्षा का विस्तार करना है। हालांकि ऐसा वह समाज स्थायी तत्व को नहीं देगा। आमतौर पर दोनों की स्वतंत्रता एक साथ चलती है और दूसरे का समर्थन करती है। हो भी सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ का सहारा ले और उनको शासन में न्याय उचित करने की कोशिश करे कि क्या चीज है, कैसे उसको फिल्टर करना है, क्या उल्लंघनीय है, समाज की स्थिति कैसी है, वहां के उसके हालात और समाज को स्थिति ध्यान देकर ये बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पर अब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब हम किसी भी व्यक्ति को बोलने की, बात करने की और बहुत सा स्वतंत्रता ऐसी दिखी है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। कोई किसी के काम में
मतलब हस्तक्षेप यानी किसी को कोई इंटरफेरेंस करना, उसके जो लघु क्षेत्र है उससे जोड़ा गया है। जैसे जे.एस. मिल ने सबल तर्क रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। उन्हें कहा है जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, बोलने की, विचार करने की, आचार करने की, अकेला रहने की, बहुत सारे वो स्वरूप को इकट्ठा किया है अभिव्यक्ति के रूप में, वो आपका प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा प्रसंग के रूप में उसको बहुत सारे किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म, किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की जो मांग है वो उठती रही है, मांग उठी। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर चर्चा की आलोक में देखा गया, अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा जा सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच काफी फर्क है। हमने स्वतंत्रता और न्यायोचित सीमा लगाने को जरूरी स्वीकार किया है कि जहां लगता है स्वतंत्रता पर न्याय तरीके से, यानी कि जस्टिसफुल तरीके से उसको सीमाओं पर ही हम लोग क्या है प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसी को हमने एक्सेप्ट किया है। क्लियर है? लेकिन साथ ही यह भी माना है कि सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नीति तर्कों के समर्थन की जरूरत है कि जो हमने प्रक्रिया लगाई है उनके लिए कुछ समर्थन, उनके कुछ नीति, कुछ तत्व है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी नियम है जो कि लोग इस सीमा में कर रहना चाहते हैं। उसे बचाने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहना करना पड़ सकता है। देखिए, अभिव्यक्ति कैसा है, एक बुनियादी मूल्य है, बेस उसकी वैल्यू है, और असुविधा के लिए हम उसको सहना पड़ सकता है, उसको बचाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। वॉल्टेयर का कथन करे तो तुम कहोगे कि मैं उससे सहमत नहीं करता हूं, लेकिन मैंने मरते दम तक तुम्हारे कहने का अधिकार बचा कर रखूंगा। हम इस अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता से कितनी गहराई से आपका क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। ठीक, कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीप मेहता की काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनी है, बनाना चाहती थी। कुछ वर्ष पहले एक आपका फिल्म निर्माता थी दीपा मेहता, वो काशी की जो विधवा है उन पर आपका फिल्म बनाना चाहती। यह फिल्म विधवाओं की व्यवस्थाओं को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से के द्वारा इसका जबरदस्त विरोध को लगता था कि इसे भारत के बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाए। उसे यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों को जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इसे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्हें इस फिल्म को नहीं बनाने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में ही नहीं बनी जा सकी। इसके बाद यह फिल्म कहीं और बनाई गई। इस तरह से ओब्रेमेन की रामायण रिटॉर्ड और सलमान रऊदी की द सेंटोनिक व समाज के विरोध में प्रतिबंध लगा दी गई थी। क्या ऐसा है ही नहीं, केवल और बहुत सारे समाज और हुए हैं जहां पर उन्होंने इस तरह के प्रतिबंधों को थोपा गया है, ठीक है, लगाया है। द लास्ट टेम्पोमेशन ऑफ द क्राइम फिल्म और मिथेराम गोडसे के नामक पटकथा भी इस समूह के विरोध के बाद प्रतिबंध लगा देगा। इस तरह प्रतिबंध पे आसान लेकिन अकल्पनीय साधन था, क्योंकि तात्कालिक मांगों को पूरा करते थे। समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि जब हम प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है, लेकिन हम प्रतिबंध को कभी भी लगाया नहीं जा सकता। आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप को भी करते हैं। क्या करते हैं, जो फिल्म है उनकी जो सेंसरशिप है उसको भी करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता रहता है, ये वे हैं कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस को नहीं लगाना चाहिए। प्रतिबंध कभी नहीं लग सकता। इससे जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल के आंतरिक बातों के बारे में लिखने के लिए एक समझौते के लिए भागी है। ऐसा है, एक समझौते के लिए। ठीक, अगर ऐसी कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ देने के बाद महल की राजनीति के बारे में साक्षर देना चाहते हैं, तो लेख या पुस्तक लिखना चाहते हैं,
कर सकते हैं, यह अभिव्यक्ति एक स्वतंत्रता की अन्यायपूर्ण प्रतिबंध होगा। कैसा होगा? अन्यायपूर्ण प्रतिबंध की बात होगी। अगर आगे बढ़े बच्चों, अलग अलग तरह की सीमा मौजूद में हम वे भी विभिन्न परिस्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हम यह महसूस करने की जरूरत है कि ये प्रतिबंध किस संगठन, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं। तब ये सारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंध को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार की सीमित नहीं होती। अगर हम किन्हीं परिस्थितियों को स्वीकार कर लेंगे तो बाध्य नहीं किया जा सकता। हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। हम क्या नहीं कह सकते? हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारी स्वतंत्रता है और उसकी कटौती हम लोग कर रहे हैं या उसकी कटौती की जा रही है। हम यह कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। क्या है? स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने की सामर्थक और क्षमताओं में छुपी है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हम अपने कार्य और उसके परिमाण की जिम्मेदारी भी स्वयं करनी होगी। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिताओं की देखभाल करना चाहिए, यह निर्णय लेना सही है, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में विवेकपूर्ण जांच करने और अपने कार्यों की जिम्मेदार कंधों पर लेने हमारी क्षमताओं में जितना विकास, शिक्षा का निर्माण है उसे पुरस्कृत होता है, उतनी ही जरूरत राज्य के समाज और सत्ता को पालने पोषने की इसमें पड़ती है। एक बार देख लीजिए पीछे से पूरा। कुछ पूछना है किसी को? और क्या मतलब है अभिव्यक्ति का? उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटेन की एक राजधानी विचारक जॉन टू आवर्ड्स मिल्स ने अभिव्यक्ति और विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही प्रभावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक अनलिबर्टी में उन चरणों के कारण पेश किए हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें होनी चाहिए। विचार आज की स्थिति में गलत या भ्रामक लग रहा हो सकता है आज गलत हो। पहला कारण तो यह है कि कोई भी विचारक पूरी तरह से गलत नहीं है। पहली बात, जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रेरित करेंगे तो उसमें छुपी सच्चाई का अंश भी खो देंगे। अगर हम बिल्कुल ही गलत विचार करेंगे तो जो रियलिटी पार्ट है उसको हम खो देते हैं। दूसरा कारण पहले के कारण से जुड़ा है। सत्य स्वयं में उन्नति नहीं होती, सत्य विरोधी विचार के टकराव से पैदा होता है। सत्य स्वयं नहीं आता, सत्य जो है वो स्वयं उत्पन्न नहीं होता। सत्य हमेशा विरोध के प्रकट के साथ पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरीके के विचार के उदय का बहुमूल्य हो सकता है। शायद जो विचार हमको गलत लगे लेकिन उसी विचार के गलत लगने की जो हमने वाद और विवाद करा उसी से सही प्रकट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और आप पहुंचे तीसरे पर कि तीसरा विचार यह संघर्ष केवल अतीत के मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय यह सत्ता, महत्व और स्वयं के बारे में खतरा हमेशा होता है। वह विचार और रूढ़ि में बदल जाता है। जब हम इसका विरोध विचार सामने रखते हैं तो तभी इसका विचार विश्वसनीय होना सिद्ध है। अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वह सत्य है। कई बार जिन विचार का हम किसी समय में पूरे समाज में गलत समझा जाता है, दबाया जाता है, बाद में सत्य पाएंगे कुछ ऐसे ही सामाजिक विचार का दमन करते हैं और आज तो उसके लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन विचार आना बहुत मूल्यवान और ज्ञान में बदल जाता है और ये हम सब देखते हैं। चलिए देख लिया, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो गया है। ठीक है, और हमने देख लिया। कल उसके जो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह है इनको हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का आशा ज्ञान नकार स्वतंत्रता को देख लेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चे को डाउट कोई क्वेरी हो तो एक बार देख लीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।